हेलो बच्चों, रैंकर एजुकेयर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर। मेरा नाम है आदर्श सोनकर फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 टू 12 तक 2025 के पीवाईक्यूज नंबर 3 का। ऑलरेडी हमने 2 पीवाईक्यूज सॉल्व कर रखा है, जिसमें आई होप आपने देखा होगा कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, कितने मॉडरेट है, कितने टफ है और कितने ईजी सवाल हैं। उन सभी को आपने देखा होगा और अपने साथ में ये भी देखा होगा कि जो प्रॉब्लम्स है, अगर आप बोर्ड में पढ़ रहे हैं, अभी अभी 12th में है, देन आपको लग रहा होगा कि 25 से 30 प्रॉब्लम ऐसे हैं जो बोर्ड लेवल के हैं और 20 से कह सकते हो 20 से 25 प्रॉब्लम ऐसे हैं जो कि मॉडरेट टू टफ लेवल है, जिनके लिए नॉलेज को आपको गेन करना पड़ेगा ताकि उन सवालों को आप टैकल कर पाए। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं देन बढ़िया, बहुत बढ़िया है, एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप अलग अलग किताबों को थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। अगर उन किताबों को थोड़ा बहुत भी सॉल्व करते हैं, जैसे एमटीजी वगैरह की बुक है, उन सबको सॉल्व कर सकते हैं, देन आप आसानी से जो 20-25 प्रॉब्लम जो मॉडरेट टू टफ लेवल के हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इन सवालों को टैकल करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे इन सवालों को टैकल नहीं कर पाएंगे। हाँ, इनिशियल में मैं सवाल बता रहा हूं आपको, आपको सोल्यूशन आसानी से समझ आ जाएगा क्योंकि आपने वो टॉपिक पढ़ रखा है। बट एक सवाल से तो नहीं होने वाला है, आपको कई सारे सवाल ऐसे पैटर्न पे लगाने पड़ेंगे ताकि इस सीयूटी के पैटर्न को आप समझ पाए कि वो कैसे पैटर्न्स के सवाल पूछ रहा है और हमें किस पैटर्न्स की तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ रहा होगा मेरी। तो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीयूटी का पैटर्न नहीं पकड़ेंगे देन आप उस जो आने वाले सवाल हैं, अभी 2026 के अंदर जो पूछे जाने वाले सवाल हैं, उन सभी पैटर्न्स के सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीका कि आप इन सभी पैटर्न्स की अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, देन आप सभी सवालों को आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज शुरू करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 टू 24, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि 13 टू 24 में क्या सवाल पूछे गए और उन्हें हमें कैसे टैकल करना है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा बात। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछ रहा है द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 सेकेंड। हाफ लाइफ हमें गिवन है भाई, तो गिवन डाटा में हमारे पास है टी हाफ, जो कि किसके बराबर है, 20 सेकेंड के इक्वल है। कह रहे द टाइम टेकन फॉर इट सैंपल टू डिके 7/8 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, यानी 7/8 ऑफ द इनिशियल वैल्यू जितना हो जाएगा तब कितना टाइम लगेगा। इनिशियल वैल्यू का 7/8 चला जाएगा तब। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 20 सेकेंड है। इसके नमूने को प्रारंभिक मान का 7/8 भाग 6 होने में लगा समय। तो मुझे पता है कि रेडियो एक्टिव डीके की अगर हम बात कर रहे हैं, सही है, यानी रेडियोधर्मी 6 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो टाइम का फॉर्मूला जो लगाते हैं हम, n इज इक्वल टू n नॉट हाफ के पावर n, हाफ के पावर n। ये आपका n जो है वो है आपका t हाफ। वो क्या है आपका t हाफ। n क्या है, रिमेनिंग अमाउंट, कितना बचा हुआ है। और ये क्या है, n नॉट आपका इनिशियल कितना था ये हमें देखना है। ठीक, रिमेनिंग सैंपल या अमाउंट बोल सकते हो, रिमेनिंग सैंपल बोल देता हूं। रिमेनिंग सैंपल यानी बचा हुआ सैंपल, और इनिशियल सैंपल यानी जो प्रारंभिक सैंपल था वो। और n क्या है, स्मॉल n, नंबर ऑफ हाफ टाइम, नंबर ऑफ क्या है, हाफ टाइम, ये हमें निकालना है। चलिए ध्यान दीजिए भाई, नंबर ऑफ हाफ टाइम अगर मुझे निकालना है देन मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करना है मुझे। तो मुझे पता है कि n/n नॉट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, हाफ के पावर n। तो पहले डिके कितना हो गया, 7/8 पार्ट। n की वैल्यू n नॉट था, उसका 7/8 पार्ट डिके हो गया, तो n माइनस 7/8 n नॉट कर दिया, हमें बचा हुआ चाहिए। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 7 यानी 1/8 n नॉट हो जाएगा। तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास या रिमेनिंग सैंपल जो हमारे पास हो जाएगा 1/8 n नॉट हो जाएगा, यानी n नॉट बाई 8 और डिवाइड बाई क्या, n नॉट, और इज इक्वल टू 1/2 के पावर n हो जाएगा। n नॉट से n नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 1/8 इज इक्वल टू 1/2
2 के होल पावर n, इसको मैं लिख दूंगा 1/2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1/2 के पावर n। तो अगर मैं बेस को देखूं तो बेस सेम है, तो बेस सेम है तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा, पावर कंपेयर कर लो तो n की वैल्यू 3 आ जाएगा। तो टोटल टाइम हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाई टी हाफ, क्योंकि नंबर ऑफ टी हाफ कितने आ गया 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 20, तो टाइम आ जाएगा आपका कितना 60 सेकेंड। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। ये फार्मूला बेस्ड सवाल था, आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए डीके का, और डीके का जब फार्मूला पता होगा देन आप आसानी से इस सवाल को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है द करेंट इन अ रजिस्टिव सीरीज सर्किट इज 7 एम्पियर। तो मान लो यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस लगा है R, और इसमें मान लो कि वोल्टेज V है, तो इसमें करंट कितना है भाई 7 एम्पियर का है, 7 एम्पियर। आगे कह रहा है ऑन एडिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 1.6 ओम इन द सेम सर्किट इन सीरीज। सिचुएशन चेंज हो गया, इनिशियल ये था और इसके साथ हमने क्या किया 1.6 ओम का एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, फिर से पोटेंशियल तो सेम रहेगा V, और इसमें करंट फ्लो होने लगा कितना 5 एम्पियर का। करंट ड्रॉप हो गया। द ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, एक प्रतिरोधक श्रेणी में परिपथ में धारा 7 ओम है, उसी परिपथ में 1.6 ओम का प्रतिरोध जोड़ने पर धारा घटकर कितना हो गया 5 ओम हो जाता है। परिपथ का मूल प्रतिरोध बताइए, परिपथ का मूल प्रतिरोध बताना है। तो ये इनिशियली V इज इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा IR, तो V इज इक्वल टू I की वैल्यू 7, R की वैल्यू R रख दिया, तो V इज इक्वल टू 7R हो जाएगा इनिशियली। अगर मैं फाइनली भी देखूं तो कितना हो जाएगा 5 इंटू R प्लस 5 इंटू 1.6, तो ये हो जाएगा 5R प्लस कितना हो जाएगा 8। अब दोनों केस में पोटेंशियल सेम है, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। देखो इस पे पोटेंशियल मान लो V1, इस पे पोटेंशियल मान लो V2, दोनों का सम तो V के बराबर है ना, दोनों का सम किसके इक्वल है V के इक्वल है, दोनों का सम V के इक्वल है। तो V बराबर इस पे पोटेंशियल 5R, इस पे पोटेंशियल 1.6 इंटू 5, ये हमने कर दिया। अब दोनों का पोटेंशियल इक्वल है क्योंकि बैटरी को चेंज नहीं किया गया, तो इक्वेशन 1 किसके इक्वल हो जाएगा इक्वेशन 2 के इक्वल, यानी पहला समीकरण दूसरे समीकरण के इक्वल हो जाएगा। 7R इज इक्वल टू 5R और प्लस 8, 7R माइनस इसको उधर ले जाओ माइनस 5R इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो 2R इज इक्वल टू 8, तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/2, यानी कितना 4 ओम हो जाएगा। 8/2 यानी कितना हो जाएगा 4 ओम। तो यहां से मैं कहूंगा सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं। इन अ सीरीज LCR सर्किट C इज इक्वल टू 80 माइक्रोफैरड, L इज इक्वल टू 5, R इज इक्वल टू 40 ओम आर कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स ऑफ 240 वोल्ट। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स व्हिच ड्राइव द सर्किट एट रेजोनेंस। रेजोनेंस की बात हो रही है। एक LCR परिपथ में C इज इक्वल टू कितना 80 माइक्रोफैरड और L इज इक्वल टू 5, R इज इक्वल टू 40 ओम 240 वोल्ट के एक परिवर्ती आवृत्ति सोर्स से जोड़ा गया। परिपथ को अनुनाद पर चलाने वाले स्रोत की अनुनाद आवृत्ति होगी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर रेजोनेंस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर रेजोनेंस अनुनाद के लिए कोणीय वेग, अनुनाद के लिए कोणीय वेग की अगर हम बात कर रहे हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/रूट में क्या होता है LC, 1/रूट में LC हो जाता है। ये हमें फार्मूला पता है, तो हम इसी की वैल्यू सॉल्व करने वाले हैं। आइए सॉल्व करते हैं भाई। ओमेगा 1/रूट में LC, L की वैल्यू कितना, L की वैल्यू 5, C की वैल्यू 80 माइक्रोफैरड है ना, 80 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये कितना हो जाएगा
400 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 ओमेगा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1/रूट में 4 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻², 10⁻² को ऊपर शिफ्ट कर दो तो 10⁻+2 और डिवाइड बाई 2 यानी 100/2 कितना आ जाएगा 50, सही है, रेडियन पर सेकंड। कितना आ जाएगा भाई 50 रेडियन पर क्या हो जाएगा सेकंड, 50 रेडियन पर सेकंड। तो फोर ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको चीजें यहाँ तक समझ आएंगी। ये तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आपको ओमेगा का वैल्यू बस पता होना चाहिए, देन आप आसानी से उसे क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू आ गया 50 रेडियन पर सेकेंड। बस आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर रेजोनेंस या एट रेजोनेंस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 1/रूट में L इंटू सी। L है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, C है आपका कैपेसिटेंस। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर C1 एंड C2 are connected in parallel with a third capacitor C3 4 microfarad. कह रहा the system is connected to a 10 volt battery. The total energy stored in the system, total energy stored in the system हमसे पूछ रहा है। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। सी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, पोटेंशियल हमें पता ही है, तो हाफ CV स्क्वायर लगा देंगे। चलिए टोटल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए, अच्छा C1 और C2 किसमें है, C1 एंड C2। पहले C1 और C2 जो है श्रेणी क्रम में है भाई, और C3 को इनके साथ पैरेलल में जोड़ा गया है। 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, कुल ऊर्जा बताना है मुझे। C1 और C2 सीरीज में है, सीरीज यानी श्रेणी क्रम में है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा भाई 1/C ले लेते हैं इनका, तो 1/C1, C1 के वैल्यू 3 प्लस 1/6 C डैश बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि C इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। 3 2 जा 6, 2 आ जाएगा, 6 1 जा 6, 1/C डैश इज इक्वल टू 3/6। C डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। अब बात करते हैं C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड प्लस कितना हो जाएगा C3 की वैल्यू 4 माइक्रोफैरड, क्योंकि पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 माइक्रोफैरड। इतना आ जाएगा C इक्विवेलेंट। ठीक, अब एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी किसके बराबर, हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ C की वैल्यू 6 × 10⁻⁻6, V स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 3 जा 6, 3 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 2, यू हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल। 3 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल आ जाएगा भाई। इतनी एनर्जी आ जाएगी जो कि स्टोर होगी, टोटल एनर्जी जो स्टोर होगा इसके अंदर, सही है। तो ये आ जाएगा आपका इतना एनर्जी 3 इंटू 10 टू द पावर -4। क्लियर है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उससे आगे बढ़ने से पहले, 17 से आगे बढ़ने से पहले अगर मैं बात करूं, जब आप रैंकर्स एजुकेयर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे, देन आपको ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के में क्या क्या आपको मिलेंगी सुविधाएं। आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसके साथ साथ PDF नोट्स मिलेगा, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान। स्ट्रक्चर स्टडी प्लान का मतलब ये है कि आपको चैप्टर वाइज कितनी क्लासेस अपलोड करी जाएंगी, कितने क्लासेस लाइव चलेंगी, उनका शेड्यूल क्या होगा, वो सब आपको बताया जाएगा। कब तक कोर्स आपका कंप्लीट होगा, कैसे टेस्ट होंगे, कितने टेस्ट आपके होंगे, कितने कंप्लीट टेस्ट होंगे, कितने फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, कितने आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, ये सब आपको इसके अंदर बताया जाएगा। अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज मिलेगा ही, प्रैक्टिस सेशन रखा जाएगा, और साथ साथ ये बढ़िया फीचर है ऑनलाइन डाउट सेशन। आपको जो भी डाउट है उसका डाउट सेशन भी रखा जाएगा। और ये पूरा ऑनलाइन जो है वो आपका चलेगा हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है रैंकर्स एजुकेयर के नाम से, जहां से आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप कोर्स को परचेस करेंगे,
देन आपको जब कोर्स परचेस हो जाएगा तो उसके अंदर सारी चीजें, ये सुविधाएं आपको मिलेंगी। उसके साथ साथ आपको मटेरियल्स भी मिलेंगे, मटेरियल्स के पीडीएफ फॉर्म आपको मिलेंगे, आप उस पीडीएफ फॉर्म को कहीं से भी प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ ऑफलाइन कैंपस भी है, जो कि वाराणसी के दुर्गा कुंड में स्थित है। वाराणसी के दुर्गा कुंड में आप यहाँ पर आकर ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में आपको सुविधाएं मिलेंगी कि ऑफलाइन के साथ साथ आपको क्लासेस की रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगी, वो अलग रहेंगी भाई, इससे अलग है। ऑफलाइन की क्लासेस के साथ में रिकॉर्डिंग होती है, उसमें आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, साथ साथ में मटेरियल्स जो कि प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगे, जिसमें आपका जनरल टेस्ट हो गया, डोमेन हो गया, साथ में लैंग्वेज, इन सभी की क्लासेस के साथ साथ आपको उसका प्रिंटेड फॉर्म भी मिलेगा, जिसके अंदर आपके पीवाईक्यूज होंगे, साथ में प्रैक्टिस पेपर होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, जिनको आपको होमवर्क पे दिया जाएगा, आप सॉल्व करेंगे, देन आप उसके डाउट भी पूछेंगे। ऑफलाइन में भी डाउट की सुविधा है। ठीक, आप ये समझ गए। अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो 9415190556 या 8874153302 इन दोनों नंबर पे संपर्क करके जो भी एक्स्ट्रा डाउट है कि हम ऑफलाइन कैसे ज्वाइन करें, ऑनलाइन कैसे ज्वाइन करें, ये सब आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ करंट थ्रू अ वायर वेरीज विद टाइम। कैसे वेरीज कर रहा है? आई इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। कह रहे हैं अल्फा आपका है 10, बीटा है आपका 4 एम्पियर, अल्फा है 10 एम्पियर पर सेकेंड, बीटा है 4 एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच चार्ज विल क्रॉस थ्रू अ सेक्शन इन 12 सेकेंड। कितने सेकंड में भाई? 12 सेकंड में कितना चार्ज आपका क्या करेगा? क्रॉस करेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले अल्फा की वैल्यू पुट कर दो। क्वेश्चन देख लो, एक तार के माध्यम से प्रवाहित धारा समय के साथ बदलती है, जो कि आई बराबर क्या है? अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, बीटा की वैल्यू भी आपको गिवन है। तो पहले अल्फा बीटा रख दो, अल्फा बीटा रख देंगे तो 10 टी और प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 टी स्क्वायर, 10 टी प्लस 4 टी स्क्वायर। अच्छा, मुझे पता है कि आई बराबर क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। तो ये 10 टी और प्लस 4 टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 10 टी प्लस 4 टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें ये पता चल गया, तो अगर मैं डी क्यू बराबर लिखना चाहूँ तो इधर क्या हो जाएगा? 10 टी और प्लस 4 टी स्क्वायर, और इंटू में क्या हो जाएगा? डी टी, इंटू में डी टी। तो डी क्यू इज इक्वल टू, अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं दोनों साइड, 10 टी प्लस आपका 4 टी स्क्वायर और डी टी, तो टी इज इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं चार्ज कितना था? 0 था। टी इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि करंट ही 0 था, टी 0 रखोगे तो करंट क्या आएगा? 0। अब बात करते हैं कि टी इज इक्वल टू 12 पे, टी इज इक्वल टू 12 पे मान लेते हैं चार्ज क्यू था, तो इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यू आ जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन क्यू क्या? क्यू बॉक्स में ऐसे लिख दो 0 से क्यू। अब बात करते हैं इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 टी स्क्वायर बाई 2 4 टी क्यूब बाई 3, और इसका लिमिट हो जाएगा 0 टू 12, 0 टू 12 इंटीग्रेशन कर दिया। हाँ, अब ये क्यूब हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 टी स्क्वायर प्लस 4 टी क्यूब डिवाइड बाई 3। 0 टू कहाँ? 12 रखते हैं जरा, 5 12 का स्क्वायर प्लस 4 12 का क्यूब और डिवाइड बाई कितना? 3। इसको मुझे सॉल्व करना है भाई। 5 इंटू 144 प्लस 4 इंटू 144 इंटू 12 या 1728, 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 और डिवाइड बाई कितना? 3। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 20 और 2 मिलकर 22, फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 और 2 मिलके 7, तो 720 हो गया वो। अब इसकी बात करते हैं, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा 24, फिर 4 7 जा 28, 28 और 2 मिलके 30, 4 5 जा 20, 20 और 3 मिलके 30, सॉरी 20 और 3 मिलके 23, 23।
2304 आ जाएगा भाई, ये 2304 आ गया। ऐड करो 4 2 और 23 और 7 30, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 3024 गुलाम। 3000 क्या 24 गुलाम। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे फिजिक्स दो देखो यहीं तक थी, इंटीग्रेशन बना दिया, फिजिक्स यहाँ तक है, ये प्योर मैथ है, थोड़ा बहुत आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। समझ आ रहा बात? आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। ठीक है, ठीक है यहाँ तक आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे बात कर रहा है, कह रहा है कि अ फेरोमैग्नेटिक कोर ऑफ ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी यानी अगर काइम की वैल्यू कितना दिया हुआ है 799, यानी संवेदनशीलता, संवेदनशीलता कितना है 799 है। कह रहा टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड द परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, आपको परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल बताना है। तो परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल बताने के लिए हमें सबसे पहले मटेरियल का परमेबिलिटी बताने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा म्यू आर। अब म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस पाई एम, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस पाई एम। अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल निकालना है तो मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम यानी 1 प्लस 799, ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, म्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 800। अब म्यू आर इज इक्वल टू 800 आ गया। जब म्यू आर इज इक्वल टू 800 आ गया तो अगर हम बात करें म्यू आर आ गया हमारे पास, तो म्यू मीडियम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, म्यू मीडियम होता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट। म्यू मीडियम निकालने के लिए म्यू आर इंटू म्यू नॉट। आई होप आपको ये पता होगा। तो म्यू मीडियम इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू आर की वैल्यू 800 और म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये हो जाएगा। तो डबल जीरो इसको दे दो, 8 4 जा 32 पाई और इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो 32 ऑप्शन में तो है नहीं, 3.2 है, 3.2 बना देते हैं, 3.2 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो ये आपका आ जाएगा भाई आपका म्यू एम की वैल्यू, यानी परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल 3.2 इंटू 10 टू द पावर 3.2 पाई, 3.2 नहीं 3.2 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज क्या हो जाएगा करेक्ट। ये तो आसान सवाल है मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल का, ये मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल पे तो ऐसे सवाल आपको क्लास नोट्स में भी मिल जाएंगे। सही, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बढ़िया सवाल है भाई, इसको समझना है। कह रहा है द टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स ऑफ रेडियस कितना दिया है 2 पाई सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 2 पाई सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 2 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। सही है। इस आर प्लेस्ड विद देयर प्लेन्स एट द राइट एंगल, दोनों का प्लेन राइट एंगल पे, यानी एक कॉइल समथिंग कुछ ऐसा होगा तो एक कॉइल कुछ ऐसा होगा। ठीक है, दोनों का सेंटर सेम है, दोनों का सेंटर क्या है सेम ईच अदर, एंड कैरी करंट कितना 3 एम्पियर और 4 एम्पियर। मान लो कि ये तुम्हारा 3 एम्पियर करंट हो रहा है फ्लो इसमें, और इसमें कितना फ्लो हो रहा है भाई, लेट्स से किसमें 4 एम्पियर हो रहा है, इसमें 4 एम्पियर हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है। द नेट मैग्नेटिक फील्ड वेबर पर मीटर स्क्वायर एट द सेंटर ऑफ कॉइल, इसके सेंटर ऑफ कॉइल पे मान लो ये बी पॉइंट है, नेट मैग्नेटिक फील्ड दे। ध्यान सुनो, मेरी बात हो रही है कि मान लो कि एक प्लेन तुम्हारा ऐसे है और एक प्लेन ऐसे है, और ये बीच में, ये प्लेन कहाँ है बीच में, इसके बीच में। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके सेंटर पे, तो इसकी वजह से बात करूँ, इस कॉइल की वजह से, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर। सही है। और इसकी बात करूं जो ऊपर वाली कॉइल है, इसकी वजह से ऐसे बोल सकते हो, तो इसकी वजह से बाहर और इसकी वजह से इधर की तरफ, तो दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे, दोनों फील्ड एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर। एक फील्ड इधर आएगा B1 क्योंकि इस वाले प्लेन की वजह से, और इसकी वजह से कहाँ आएगा बाहर की तरफ, इसको मैं बोल रहा हूँ B2। ऊपर वाले का ये हो गया और ये नीचे वाले का हो गया, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के
परपेंडिकुलर आएगा। और हमें पता है कि सेंटर पे कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक, I1 बोल दो, r तो दोनों के लिए सेम है, इसके म्यू नॉट आई 2 डिवाइड बाई 2r। तो अगर मैं इसमें i की वैल्यू रख दूं तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई सॉरी म्यू नॉट 4 म्यू नॉट अपॉन 2r, और यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट I2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, व्हाइट वाला हमने माना, अच्छा व्हाइट वाले को तो हमने ये माना, यहाँ 3 रख दो, 3 म्यू नॉट, और यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो आ जाएगा तुम्हारा 4 म्यू नॉट अपान में कितना 2r, r लास्ट में रख देंगे। इनके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड दोनों का परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम बात करें तो बी नेट कितना हो जाएगा, कहोगे सर बी नेट हो जाएगा अंडर रूट में b1 स्क्वायर और प्लस b2 स्क्वायर हो जाएगा। बी नेट इज इक्वल टू b1 स्क्वायर यानी 3 म्यू नॉट अपान 2r का स्क्वायर और प्लस 4 म्यू नॉट अपान 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 म्यू नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 4r स्क्वायर और प्लस 16 म्यू नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 4r स्क्वायर। तब बी नेट इज इक्वल टू 16 और प्लस 9, क्योंकि बेस डिनोमिनेटर सेम है, 16 प्लस 9 मिलकर 25 म्यू नॉट का स्क्वायर और डिवाइड बाई 4r स्क्वायर, तो 5 म्यू नॉट और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4r। अब आंसर में म्यू नॉट दिया नहीं तो म्यू नॉट की वैल्यू भी हमें पुट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, बी नेट वैल्यू पुट कर लेते हैं, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 म्यू नॉट की वैल्यू इंटू 5 और डिवाइड बाई 4 आर की वैल्यू 2 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सही, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और 10 टू द पावर माइनस 2 से 10 टू द पावर माइनस 5 कैंसिल। सही है, सॉरी 10 टू द पावर माइनस 7 कैंसिल। इसको और क्या बच गया, 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल ऑफ रेडियस 2 पाई सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके अलावा क्या बच गया भाई, 5 आ जाएगा, अच्छा ये 2r हो जाएगा, ये 2r, 2 से 2 2 जा 4 से 2 2 जा 4 कैंसिल, तो आंसर बिकम्स 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। क्वेश्चन हिंदी में भी एक बार समझा देता हूँ। 2 पाई सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो कुंडलियां इस प्रकार रखी गई कि दोनों एक दूसरे के लंबवत है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, समकोण पर है। एक में 3 एम्पियर, एक में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। तो यहाँ पे दोनों कुंडली 90 डिग्री पे, तो उनके मैग्नेटिक फील्ड भी जो आएंगे वो 90 डिग्री पे होंगे, और हमने सॉल्व करके वैल्यू निकाल दिया। इसमें थोड़ा वेक्टर का यूज होगा, वो वेक्टर का यूज आपको ध्यान देना है। क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे बोला जा रहा है कि there are two electric charges Q1 and Q2 placed in vacuum. Identify the current statement from the following. दो विद्युत आवेश Q1 और Q2 निर्वात में रखे गए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। There will be an electrostatic force between them. बिल्कुल सही बात है, इनके बीच एक वैद्युत स्थिर वैद्युत बल होगा। ठीक है, कह रहे if these charges are placed in water, the force between them is increases। नहीं, जैसे किसी मीडियम में जाएंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको ये पता होगा। ठीक, आपको पता होगा एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर और डिवाइड बाय क्या होता है के, और के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो एक से ज्यादा है तो एफ मीडियम ऑलवेज लेस देन ही आएगा एफ एयर से। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। बिल्कुल सही बात है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। If the both charges are double, 2q1 2q2, then forces between them will be 4 times। बिल्कुल सही बात है, हमें पता है कि फोर्स किसके बराबर होता है, q1 और q2। ये इनिशियल था। फाइनली अगर मैं देखूं चार्जेस डबल हो रहे हैं तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, फाइनल 4 टाइम्स हो जाएगा, और इनिशियल 2 2 जा 4। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ए सी और डी, ए सी और डी सेकंड ऑप्शन में, बाकी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट। क्लियर, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको बी गलत लिखना है
तो बी केवल एक ही ऑप्शन में, बाकी आपको चेक करना पड़ेगा, सारे स्टेटमेंट पढ़ के चेक करोगे तभी कर पाओगे। ठीक, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप रैंकर्स एजुकेटर ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो दोनों में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे। हाँ, अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो पीडीएफ फॉर्मेट आपके ऐप पे अपलोड करा दी जाएगी। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हैं देन इसी पीडीएफ फॉर्मेट का आपको प्रिंटेड फॉर्म में मटेरियल आपके हाथ में दिया जाएगा, ताकि आप उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए जो उस पीडीएफ के अंदर है या प्रिंटेड मटेरियल के अंदर है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसमें पीवाईक्यूज भी होते हैं, आप ये सब तो जान ही गए हैं, ये सब हम लोगों के द्वारा बनाए गए बुक्स है। तो इसमें सारी चीजें हैं जो कि सीयूटी लेवल की हैं, एनसीईआरटी प्लस उसके साथ साथ जो सीयूटी लेवल में प्रॉब्लम्स आते हैं उन सभी क्वेश्चंस को बारीकी से देख के समझ के रखा गया है, ताकि आपका लेवल सीयूटी लेवल जैसा हो और ताकि आप आसानी से हर एक क्वेश्चन पर पढ़ के क्रैक कर पाए। ठीक है, तो इसमें बात करें डोमेन में आपका केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, ऐसे ही आपका क्वांट सब्जेक्ट, उसके बाद स्टैटिक जीके, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद आपके हिंदी और इंग्लिश के मटेरियल जो आपके लैंग्वेज हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। बीएचयू में लैंग्वेज की जरूरत नहीं है तो उन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं देन आपको लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। तो इन सभी क्लासेस को इन सभी की क्लासेस आपकी चलेंगी और उसके साथ साथ आपको ये मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में और इनका पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सो स्टेटमेंट विच सपोर्ट द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, सही, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज्ड। इसके बाद आगे बात में करेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बट इट इज इंडिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी। बिल्कुल सही बात है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस विदाउट एनी एपरेंट टाइम लैग। हाँ बिल्कुल सही है, टाइम लैग नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स तुरंत निकलते हैं। इवन व्हेन द इंसिडेंट रेडिएशन इज मेड एक्सीडिंग डी, ठीक है, मतलब ये कह सकते हो जब ऊर्जा आपतित विकिरण अत्यधिक मंद हो तब भी ऐसा होता है, धीरे भी आएगा तब भी होगा, तेज आएगा तब भी होगा भाई। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बिना किसी समय अंतराल के होता है भाई, उसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है, कोई टाइम लैग नहीं होता है भाई, ध्यान देना। ठीक, अगर बात करें देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, यानी हाँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी के नीचे तो नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके नीचे कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जब कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है तो इसको हम बोलते हैं कि हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो जाता है तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाता है भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाता है, सही। अब कह रहा है द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज्ड, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इज क्वांटाइज्ड। अगर हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो क्वांटाइज्ड होता है भाई। तो इसका मतलब ए बी सी डी सारे ऑप्शन ही क्या है आपके करेक्ट है, ये सारे ऑप्शन आपके क्या है करेक्ट है, क्वांटाइज्ड होना ही पड़ेगा। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्वांटाइज्ड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछा जा रहा है कि अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, नाउ इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंज, कौन सा इसमें से है जो कि चेंज हो जाएगा। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर बैटरी को अलग कर दिया जाता है। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच एक पैराविद्युत पदार्थ डाल दिया जाता है, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होगा। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा चेंज, चार्ज नहीं चेंज होगा, चार्ज पहले जितना था अभी भी उतना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा, एनर्जी स्टोरेज भी चेंज हो जाएगा, एनर्जी स्टोरेज भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो ए सी और डी ये चेंज हो जाएंगे, ए सी और डी भाई चेंज हो जाएगा। चार्ज नहीं चेंज होगा। जब ये प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हैं बैटरी का कनेक्शन और डिसकनेक्शन तो उसमें ये सवाल पूछा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन, द मेन कॉज ऑफ एनर्जी लॉस इन द ट्रांसफार्मर इज, बात कर रहे हैं कि मेन कॉज कौन कौन सा है। तो अगर हम बात करें तो हिस्टेरेसिस लॉस ए तो है ही, सही, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया
गलत हो गया। अब मुझे देखना है कि ये तो है ही भाई, ये तो होगा ही। फ्लक्स लीकेज, ईडी करंट, और आपसे क्या पूछ रहा है, डैम्पिंग। बताइए जरा कौन कौन सा होगा। ईडी करंट पूछ रहा है, फ्लक्स लिंकेज पूछ रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से होंगे, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो बताइए फटाफट कौन सा होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए भाई। अगर हम बात करें हिस्टेरेसिस लॉस हो गया, उसके साथ साथ अगर हम बात कर रहे हैं फ्लक्स लीकेज या ईडी करंट, डैम्पिंग, ये पूछ रहा है। तो देखो हिस्टेरेसिस कर्व हो गया आपका, हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस हो जाएगा भाई, फ्लक्स लिंकेज की वजह से हो जाता है लॉस, ईडी करंट की वजह से लॉस हो जाएगा। डैम्पिंग तो होता नहीं, डैम्पिंग की वजह से नहीं होगा ट्रांसफार्मर में। तो इसका मतलब ए और बी और सी, ए बी और सी, इन वजह से आपका फ्लक्स लिंकेज हो जाता है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, कह रहा है एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम, किसी टाइम पर अ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड अलोंग द वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के क्या है, डायरेक्शन में of the particle, the acceleration produced in the particle will be, the acceleration produced in the particle will be। मान लो कोई चार्ज है q, तो मुझे पता है कि F बराबर क्या होता है, q v क्रॉस b, या F इज इक्वल टू होता है q v b साइन थीटा, और ये थीटा किसके बीच का एंगल है, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्यू वी बी साइन कितना रख दोगे, 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच 0 डिग्री है। किसी क्षण कण के वेग अनुदिश से किसके, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, तो कण में उत्पन्न त्वरण होगा। तो अनुदिश से मतलब 0 डिग्री, तो एफ की वैल्यू अगर 0 हो गया तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फोर्स अगर 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 तक भाई हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपने अभी तक क्वेश्चन 13 से लेकर क्वेश्चन 24 के सारे सवाल देखे होंगे, और आपने देखे होंगे कि इसमें लगभग 5 से 6 सवाल ऐसे थे जो कि थ्योरेटिकल बेसिस पे थे, और कुछ सवाल ऐसे थे जिनका हमें सोल्यूशंस करना था, जिसमें हमें आपको थोड़ा टाइम देके उसके आंसर्स तक पहुंचने थे, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। और कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन ऐसे पूछे जा रहे हैं जिनमें आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप चैनल पर आ चुके हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले पीवाईक्यूज के जो सोल्यूशन है वो आपको दिखाई दे, जिसे आप सॉल्व करके सीयूटी को आसानी से क्रैक कर पाए। ठीक है।